Hello students, good morning all of you. Welcome to class 9th physics, and your chapter 1 in physics is motion. तो let's begin with motion. मोशन होती क्या है, क्या समझते हो मोशन के बारे में? आप कब बोलोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है? तो बेसिकली होता क्या है कि अगर जैसे आप लोग खड़े हो अपनी जगह पे, तो आप क्या हो, मोशन में हो? नहीं, आप किस में हो? रेस्ट पे हो। तो कैसे पता चलेगा कि आप मोशन में हो? कि जब आपकी पोजीशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के आधार पे अगर आपकी पोजीशन चेंज होती है, तब आप, इसका मतलब मोशन में हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी बिल्डिंग के पास खड़े हो, यानी कि आपके और आप उस बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, सेम है, तो इसका मतलब आप किस पे हो? रेस्ट पे हो। लेकिन अगर वो डिस्टेंस चेंज होता है, अगर आपके और बिल्डिंग के बीच की दूरी अगर चेंज होती है, तो इसका मतलब आप किस में आ गए? मोशन में आ गए। आप मोशन में आए हो, बिल्डिंग नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो क्या है, स्टेशनरी है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, कि टाइम के साथ जो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि अगर आप बिल्डिंग से दूर जा रहे हो तो जो आपका जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो जो दूर जाने के दौरान जो आपका डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना दूर जाने में, ठीक है ना। तो पोजीशन जो चेंज होती है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम इज़ नोन एज मोशन। फॉर एग्जांपल, मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फ़ैन, जैसे फ़ैन का एक इसमें डायग्राम दे रखा है, तो इसकी जो ब्लेड मूव करेंगे तो वो किस में आ जाएंगी? मोशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड की जो पोजीशन है वो क्या है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे अगर हम कार का एग्जांपल लें, तो मान लीजिए एक पोजीशन ए के ऊपर वो कार खड़ी है, और फिर वो घूम के या मूव करके पोजीशन बी तक अगर वो पहुंच जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो चीज़ मोशन में। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी पिलानी में खड़ी है, तो पिलानी वहाँ पे क्या है? उसका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना। पिलानी को हम क्या लेंगे? रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो अभी वो पिलानी में ही खड़ी है, ठीक है ना, यानी कि वो कहाँ है? रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो गाड़ी चिड़ावा पहुँच जाती है या बगड़ पहुँच जाती है, तो अब पिलानी से चिड़ावा की जो दूरी है या बगड़ की जो दूरी है, वो कुछ किलोमीटर्स में ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? वो गाड़ी किस में आ गई? मोशन में आ गई, क्योंकि वो मूव होके वहाँ पे आ गई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम मोशन बोलते हैं, कि जो रेफरेंस पॉइंट था पिलानी, अब उसके रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस है गाड़ी का वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जब डिस्टेंस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो मोशन है वो दूसरे के लिए भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे एक फ़ोटो है, इसमें आप देखने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि बस स्टैंड पे कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है ना। अब उनके सामने से एक बस गुजरती है, तो उनके लिए ये बस क्या है? मोशन में है, ठीक है ना, क्योंकि बस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे क्या लेंगे? ये जो बच्चे नीचे खड़े हैं बस स्टैंड पे, वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो उसके रिस्पेक्ट में बस का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब बस किस में है? मोशन में है। तो जो नीचे जो खड़े हैं पैसेंजर, उनके हिसाब से बस क्या है? मोशन में है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो देखो, बस के अंदर मान लीजिए कुछ पैसेंजर हैं, ठीक है ना। तो एक दो पैसेंजर हम पकड़ लेते हैं, तो एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, ठीक है ना। तो दोनों ये अगल बगल की सीट पे बैठे हैं, बस के अंदर ही बैठे हैं। तो अब ए पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बी पैसेंजर की जो पोजीशन है, क्या वो चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो क्या है? रेस्ट पे है। ऐसे ही बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो रेस्ट में है। यानी कि बस के अंदर जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उनके आपस में उनकी पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। लेकिन बस के जो बाहर जो बंदे खड़े हैं उनके हिसाब से पूरी की पूरी बस किस पे है? मोशन में है। तो देखो सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अगर ए बंदा जो बस के अंदर बैठा है, पर्सन ए, अगर वो पर्सन बी को देखता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर वो बाहर जो बस स्टैंड पे जो बंदे खड़े हैं, अगर उनके रिस्पेक्ट में अपने आप को देखता है तो वो क्या है? मोशन में है, क्योंकि वहाँ पे वो रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है।
इसी तरीके से जो आपके इस चैप्टर के अंदर जो मोशंस हैं वो 3 टाइप की हैं बेसिकली। पहली जो है एक रेक्टिलिनियर मोशन होती है। मोशन को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो एक है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में जो मोशन चलती है, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जो मोशन होती है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी पहले ए पोजीशन पे थी और वहाँ से घूम के या चल के बी पोजीशन पे आ गई तो एकदम सीधी आई है, तो इसका मतलब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसमें क्या है, मोशन अलोंग है सर्कुलर पाथ। तो सर्कल जब भी होता है तो उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो उस सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में वो गाड़ी जो है घूमती है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे रेडियस फिक्स होगा लेकिन जो है डायरेक्शन जो है उसकी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो वो इस तरह से क्या है, ये सर्कुलर मोशन कहलाती है ये, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन है। तीसरी कैटेगरी होती है वाइब्रेटरी मोशन। जैसे गिटार के जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जब आप उसको ट्यून करते हो तो वो क्या करती हैं, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं, तो वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे क्या होता है, टू एंड फ्रो की मोशन आती है कि वायर जो है अपनी पोजीशन पे आगे और पीछे घूमता है, तो वो वाइब्रेशन में आता है, तो वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो अब है डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन पोजीशन नीड्स टू बी डिफाइंड। उसकी पोजीशन जो है आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, बिना उसके आप बता नहीं सकते कि वो मोशन में है या नहीं। मतलब अब पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, आपको उसका एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो उसकी पोजीशन है। तो पोजीशन क्या है इसमें कि पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे कि किसी जब हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे हम इनिशियल टाइम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो उस टाइम पे उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, और फिर 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या आधे घंटे बाद उसकी पोजीशन कहाँ पे है, दूसरी पोजीशन। तो उसके हिसाब से हम उसकी मोशन को डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए उतने टाइम के बाद भी अगर उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा या उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसकी मोशन वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आ रहा है समझ में। यानी कि रेफरेंस पॉइंट इसमें मेन है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है। इस तरीके से जो मोशन जो है मतलब क्या होती है, तो चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। तो इसमें दो हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, तो पाथ लेंथ होती है और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ बेसिकली क्या है, पाथ लेंथ, पाथ मतलब जो रास्ता है उसकी टोटल लेंथ कितनी है वो होती है इसमें। तो टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो है जहाँ से आप शुरुआत करते हो और फाइनल पोजीशन वो है जहाँ तक आप पहुँच जाते हो, ठीक है ना। तो वो टोटल आपने कितना कवर किया वो होती है पाथ लेंथ। अब जैसे इस डायग्राम में देखो आप, इसमें क्या दे रखा है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, उसका घर है, उसका हाउस, ठीक है ना। वो एक बच्चे की इनिशियल पोजीशन है और वहाँ से अपनी साइकिल पकड़ के वो कहाँ जा रहा है, चर्च की तरफ जा रहा है। तो ए से बी तक गया चर्च पे, और फिर बी से फिर वो अपनी स्कूल में या मैकडोनल्ड जो लिखा हुआ है मैकडोनल्ड तक आ जाता है, यानी कि सी तक, सी पॉइंट तक आ जाता है। तो इसमें टोटल पाथ जो पाथ लेंथ है वो कितना हो जाएगा, जो टोटल पाथ उसने कवर किया, यानी कि ए बी प्लस बी सी। तो ये उसका हो गया टोटल पाथ, यानी कि पाथ लेंथ, इसको हम बोलते हैं पाथ लेंथ, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरे कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस कितना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियल पोजीशन तो इसका हाउस है, और फाइनल पोजीशन अल्टीमेटली बंदा गया कहाँ पे है, तो फाइनल पोजीशन इसकी क्या है, मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या डिस्टेंस है, AC। ये सबसे छोटा डिस्टेंस है ना, इनिशियल से फाइनल के बीच में सबसे डायरेक्ट जो स्ट्रेट पाथ होगा, तो वो जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें AC क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन पाथ लेंथ, टोटल पाथ जो आपने कवर किया है, यानी कि AB प्लस BC, वो आपका हो जाएगा टोटल पाथ। इज दैट क्लियर। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि पाथ लेंथ, इसमें कुछ जैसे टर्म्स आते हैं इसमें कि पाथ लेंथ कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनिशियल पोजीशन है घर और फाइनल पोजीशन है मैकडोनल्ड्स, तो यहाँ से A से B पॉइंट तक कोई बच्चा साइकिल से राइड करते हुए वहाँ तक जाता है,
अब पाथ लेंथ क्या होगा कि बच्चा ए से बी तक गया है, तो ए से बी, ए बी क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी शॉर्टर डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में तो सीधा सीधा रास्ता यही है ए बी का, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगी। तो देखो इस केस में क्या है, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उस केस में लगभग पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। अगर उसकी अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ में और सेम डायरेक्शन में अगर मूव करता है, तो उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, दूसरा केस हम देखते हैं कि जहाँ पाथ लेंथ कैन नॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कि पाथ लेंथ जो है वो जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती पाथ लेंथ। अगर कोई बच्चा मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से एक दूसरी पोजीशन पे अगर मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस उसने कवर किया है ना, तो पाथ लेंथ कभी भी जीरो नहीं हो सकती। पाथ लेंथ कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बच्चा अपने घर से मैकडोनल्ड तक गया, यानी कि ए से बी तक गया, और फिर वापस मैकडोनल्ड से अपने घर पे आ गया, यानी कि बी से ए पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पाथ, जो पाथ लेंथ है, जो टोटल डिस्टेंस कवर जो उसने किया है, वो क्या किया है, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 2AB हो गया, डबल हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी उसका घर था और फाइनल पोजीशन भी उसका घर था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि घर से घर की दूरी क्या है, वहीं पे है ना, घर पे आ गया, तो मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई दूरी रही ना, घर, ठीक है ना। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस केस में देखिए कि पाथ लेंथ नॉन जीरो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। तो एक ये चीज़ है। अब बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा इसके बारे में, कि स्केलर क्या होते हैं, बेसिकली द क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड अलोन एंड नो डायरेक्शन, द क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कुछ इस तरह की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि वो क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को देखो मैंने साइड में लिखा भी है इसमें बॉक्स में कि न्यूमेरिकल वैल्यू डेट डिफाइंस द मेजर ऑफ ए क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब पाथ लेंथ है, फॉर एग्जांपल स्पीड है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब पाथ लेंथ जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है, जैसे ए से बी तक बच्चा गया, 10 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें स्ट्रेट पाथ है। और इस डायग्राम में जैसे ए से बी तक जो है जिगजैग पाथ इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस होगा, जैसे 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, तो एक डिस्टेंस उसने कवर किया, तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू किस में कंसिडर की जाएगी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें कोई डायरेक्शन हमें नज़र नहीं आती, तो सिर्फ ये क्या हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। वेयर एज वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटीज विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ कि ए पर्सन इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टूवर्ड्स ईस्ट, तो जब मैंने ईस्ट बोल दिया तो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन आ गई। तो जब मैं मैग्नीट्यूड के साथ जब मैं डायरेक्शन उसमें ऐड कर देता हूँ तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल ए पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे जो ईस्ट है, या ए पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ए पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। तो ये जो साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन मैंने इंक्लूड कर दी उसके साथ, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी। और अगर मैं डायरेक्शन नहीं इंक्लूड करूँगा, सिंपल ये बताऊँगा कि फॉर एग्जांपल ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने सिंपल बोला ए कार इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसमें 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए पर्सन इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ
10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने साथ में डाल दी। तो अब ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें 10 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है और जो वेस्ट जो मैंने बोला है वो इसमें क्या है? डायरेक्शन है। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।